जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न। बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। जय श्री राम। बच्चों, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आधारित कुछ क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन में बढ़ते जाना। इस बार अच्छे से ध्यान से सुनना। ये आईएमपी क्वेश्चन है लेकिन लिखना तुमको मैं अच्छे से समझा दूंगा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। अब देखो, मेरा अंतिम महीने में वीडियो देख रहे हो, एग्जाम है, सोचना, याद करने की कोशिश करना, वीडियो 2-3 बार देखना। चल, यहां लिखा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के एक और नाम है अभिसारी दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के एक और नाम कौन है? अभिसारी दर्पण। सवाल है क्यों? कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। सवाल है क्यों? तो ध्यान से सुनो। अगर वस्तु जब यहां है तो प्रतिबिंब पीछे बनता है, ये दर्पण के पीछे, मतलब सीधा और वस्तु से बड़ा। ये वस्तु है ना, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा और वस्तु से बड़ा। तब तुम लोग ऐसे बोलते हैं। ये ध्यान से सुनना, इसको लिखना है तुमको। यदि वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच है, ये बोल रहे, यदि वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसको 1-2 बार सुन लेना और उसके बाद लिख देना। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ध्यान दो। ऐसे बोलोगे, ये यदि वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के मध्य हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता। अब आगे सवाल है, गाड़ियों का साइड मिरर, जैसे कार, बाइक, बस, पीछे की ओर देखते, पीछे से वाहन आ रहा है वो देखते हैं। जैसे मेरे बाइक में, वहां से मैं देखता हूँ पीछे की कौन सा गाड़ी आ रहा है। तो गाड़ियों का साइड मिरर किस दर्पण का बना होता है? तो याद रखना, उत्तल दर्पण। इसको एक और किस नाम से जाना जाता है? अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। तो ये अपसारी दर्पण। अब सवाल उठता है क्यों में? अभी इधर देखो, ये दर्पण के सामने वस्तु है, उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा। वस्तु कहीं पर भी रहे, दर्पण के सामने कहीं पर भी रहे, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा। तो यही लिखोगे। तो ये अवतल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी हो, वस्तु हमका प्रतिबिंब हमेशा, ऐसा लिख देना। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसीलिए किस दर्पण का? उत्तल दर्पण। नॉर्मल से बात है, देखो मेरे पीछे से ट्रक आ रहा है तो ट्रक का फोटो किस में आ जाना चाहिए? दर्पण में। पता चल रहा है ट्रक का फोटो दर्पण में नहीं आ रहा है, मेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो नॉर्मल से दर्पण, ट्रक कितना भी बड़ा रहे, उसका फोटो किस में आना चाहिए? दर्पण। इसलिए बोला। एक बार और सुन रहे, आंसर कैसे लिखो। वस्तु का उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए गाड़ियों का साइड मिरर उत्तल दर्पण का। एक क्वेश्चन है, बिना स्पर्श किए समतल, अवतल, उत्तल दर्पण को कैसे पहचान सकते हो? बिना स्पर्श किए। देखो, स्पर्श करके तुम पहचान सकते हो। स्पर्श करके कैसे पहचान सकते हो? कि देख, जो एकदम छुरे पे समतल लगा वो समतल दर्पण, और जो उभरा हुआ, जैसे मेरा पेट उत्तल है, उभरा हुआ लगा तो उत्तल दर्पण। और ऐसे देख, मैं 15 दिन नहीं खाऊं तो मेरा पेट धंस जाएगा, तो अवतल दर्पण। देख, छूने पर ऐसे समतल लगा, समतल दर्पण,
उभरा हुआ लगा तो उत्तल दर्पण, और नहीं खाने के बाद मेरा जो पेट होगा वो अवतल दर्पण हो गया। लेकिन ये तो बिना स्पर्श किए, तो बिना स्पर्श किए प्रतिबिंब, ये जो दर्पण है उसके सामने वस्तु को आगे पीछे ले जाना, दर्पण के सामने वस्तु को आगे पीछे ले जाना और प्रतिबिंब को देखना। ये लिख दे, दर्पण के सामने वस्तु को आगे पीछे करना, यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर तो समतल दर्पण। प्रतिबिंब कैसे बना, हमेशा वस्तु के बराबर तो समतल दर्पण, वस्तु से कभी बड़ा बना, कभी छोटा बना, कभी छोटा, कभी उल्टा, कभी सीधा बना तो अवतल दर्पण। और यही बताए थे बेटा, अगर हमेशा वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा, तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये भी लिख लेना। देखो इनका आंसर तुमको लिखना, ध्यान से सुनते रहो। अब यहाँ लिखे, तालाब में मछली जहां दिखती है वहां नहीं होती क्यों। तालाब में मछली जहां दिखती है वहां नहीं होती क्यों। 10वीं में एक प्रश्न आया था, तालाब में मछली जहां दिखती है वहां नहीं होती है क्यों। एक क्वेश्चन लिख दिया, तालाब में मछली जहां दिखती है वहां नहीं होती है क्यों, आया था 5 नंबर में। अब इधर देखो, मैं ये समझाने जा रहा हूं, ये तालाब है, उस तालाब के अंदर ये मछली है। अच्छा, मछली से एक प्रकाश किरण सीधा बनाना। अब ये सीधा, ये जल है, जल से कहा गया, वायु में, तो ये सीधा निकल गया। तो एक प्रकाश किरण सीधा बनाना और दूसरा प्रकाश किरण, ध्यान दो, मछली से एक प्रकाश किरण इधर ले जाना, एक प्रकाश किरण ये ले जाना। अच्छा, यहां पर देखो, ये जल है ना, और ये कौन है, वायु, मतलब प्रकाश किरण जल से वायु में जाएगा, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, मतलब वो अभिलंब है ना, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगा। अब यहां से प्रेक्षक मतलब तुम खड़े होके देख रहे। एक बार यहां पर बोला, मछली से एक प्रकाश किरण सीधा ले जाना और एक प्रकाश किरण इधर ले जाना। इधर ले जाओगे, सीधा ले जाओगे तो सीधा ही निकल जाएगा, लेकिन जब इधर से ले जाओगे तो वो कहां से जा रहा है, जल से वायु, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब वो अभिलंब उससे दूर हटेगा, तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये प्रेक्षक है, ये कौन है, प्रेक्षक। तो प्रेक्षक देख रहा है, अब वो प्रकाश किरण उसको पीछे ले जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में जाती है। तो यहां कटिंग हुआ, ये रेखा और ये रेखा यहां कटिंग हुआ, तो मछली का प्रतिबिंब यहां बनेगा, मछली का प्रतिबिंब बन। तो रियल में मछली नीचे था, लेकिन प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ऊपर। तो देखने वाले को मछली अपनी जगह से ऊपर उठा दिखाई दिया। रियल में ये था, मतलब रियल में ये था तो उसका वास्तविक गहराई है, लेकिन यहां दिखा ये उसकी आभासी गहराई है। कौन सी गहराई, आभासी, मतलब मछली उसको अपने जगह से ऊपर उठा हुआ दिया, आभासी गहराई, इसको एज डेज। ठीक है, जानते हो इसके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। क्यों मौत हो जाती है, क्यों, देखो रियल में गहरा था लेकिन वो क्या दिखा, उथला। वैसी जब वो नदी या नदी बोलता हूँ, बांध को जब देखता है तो उसको कम गहरा दिखता है। जैसे मछली पूरा अंदर तक था लेकिन दिखा कहाँ, ऊपर। वैसे उसको बांध को जब देखता है तो कम गहरा दिखता है, लेकिन जब नहाने के लिए वहां उतरता है तो क्या रहता है, ज्यादा गहरा, और ज्यादा गहरा रहता है तो डूब के मर जाता है। लाखों लोग हर साल ये घटना होती है, कई लोग इसमें मरते हैं, क्योंकि देखने से वो कम गहरा दिखता है लेकिन जब उतरने पर अधिक गहरा। यहीं पर देख लो, मछली रियल में एकदम गहरा में था लेकिन दिख कहाँ रहा है, ऊपर। तो आदमी सोचता है कि वो ऊपर में है। ठीक है, तो ये वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, और इन दोनों का संबंध अपवर्तनांक म्यू होता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये संबंध है। वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई वो अपवर्तनांक। कभी इसे क्वेश्चन आ जाए तो लिख लें। और एक सिंपल है ना, ये मछली वाला केस, ध्यान देना। अच्छा, मछली वाले केस से 3 ठोक और क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, अब ऐसे बोल दिए, एक गिलास में सिक्का है,
ये गिलास में सिक्का है। जब गिलास में पानी नहीं था तो सिक्का गहरा दिख रहा था, गहराई में था, लेकिन जब गिलास में पानी भर दिया गया तो सिक्का जो है ऊपर दिख रहा है। क्यों? फिर वही बदलोगे, एक प्रकाश किरण ये निकालोगे और एक प्रकाश किरण ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, इसको क्या ले जाओगे, पीछे। तो ये जो सिक्का जो यहाँ था कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक और क्वेश्चन आता है कि आंशिक डूबा क्षण मुड़ी हुई दिखाई देती। आंशिक डूबा क्षण क्या है, मुड़ी हुई। ये क्षण डूबा हुआ है, हो गया। तो ये क्षण रियल में ये सीधा था, लेकिन कैसा दिखाई देता है, बोलता है मुड़ी हुई। मुड़ी हुई दिखाई दे रहा है, कारण एक प्रकाश किरण सीधा ले जाओगे और एक प्रकाश किरण ये ले गए, एक माध्यम से कहा जा रहा है, दूसरे माध्यम, इसको पीछे ले गए तो यहाँ कटिंग हुआ, यहाँ अब क्षण यहाँ ना दिख के यहाँ दिखेगा। तो इसलिए ये जो डायग्राम में मुड़ा हुआ है दूसरे कलर में बना रहा हूं, यहाँ दिखेगा। तो ऐसे ये दिख रहा है, या ऐसे डार्क कर दिया। तो देख रियल में क्षण ये था, सीधा था, लेकिन पानी में डूबने के बाद वो ऐसा दिख रहा है, मुड़ी हुई। सेम कारण ये और ये तीनों का प्रतिबिंब रचना बता दिया, सेम कारण निकलता है, मुड़ी हुई क्यों दिखाई दे। एक चीज और सुनो, एक क्वेश्चन आता है, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका क्या है। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका क्या है। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका का होता है आंखों का धोखा। आंखों का धोखा मतलब आंख से देख रहे फिर भी धोखा हो जाता है। ये कब बोला जाता है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में पेड़ के नीचे पानी होने का धोखा होता है। आंख से दिखता है कि पेड़ के नीचे पानी है, तालाब है, लेकिन जब पेड़ के पास जाओगे तो वहां पानी और तालाब नहीं होता। इस घटना को बोलते हैं मृग तृष्णा या मृग मरीचिका। आंखों का धोखा, कि आंख से देख रहे हमको पेड़ के नीचे पानी तालाब दिख रहा है, क्योंकि पेड़ के नीचे पेड़ का छाया बना हुआ है। देखो तेरे घर के पास पेड़ है, उसके पास जमीन में छाया नहीं बनता, मतलब प्रतिबिंब नहीं बनता, लेकिन तालाब के नीचे एक पेड़ है, उस पेड़ का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पानी में, तालाब में बनता है। तो वैसे रेगिस्तान में पेड़ के नीचे पेड़ का प्रतिबिंब बना हुआ है, तो ऐसा लगता है कि वहां तालाब है। समझिए, तालाब जाके वहां जाओगे तो नहीं रहता। ये आंखों का धोखा है। अच्छा, इसका नाम क्यों पड़ा मृग तृष्णा या मृग मरीचिका। मृग मतलब हिरण, तृष्णा मतलब प्यास। एक कहानी है, कहानी नहीं, ओरिजिनल घटना। मृग मतलब हिरण, तृष्णा मतलब प्यास, हिरण का प्यास। तो एक कस्तूरी मृग होता है, क्या मतलब होता है, कस्तूरी मृग, जिसके नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। कस्तूरी बहुत सुगंधित होता है और उस सुगंध के लिए उससे व्याकुल हो जाता है मृग, और उस सुगंध को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता है पूरे जंगल भर। लेकिन सुगंध वहां किसको आते रहते हैं, उनके पेट से, नाभि से आते रहते, लेकिन उसको खुद को पता नहीं। इसलिए बोला वो खुद धोखे में कि उसी के अंदर से सुगंध है, लेकिन वो धोखा में वो पूरा दुनिया खोज रहा है। ये मृग तृष्णा। मृग मरीचि का नाम क्या पड़ा है। अच्छा, रामायण जानते हो, रामायण में सोने का हिरण था, जहां सीता माता का हरण हुआ, रावण ने सीता माता का हरण हुआ, उस समय सोने का हिरण जानते। और सोने का हिरण कौन बना था, राक्षस। उस राक्षस का नाम क्या था, मरीच। उस राक्षस का नाम क्या था, मरीच। इसलिए हिरण और राक्षस का नाम मरीच था, इसलिए मृग मरीच। एक मजेदार बता, राम ने उस हिरण को मारा, तो राक्षस का नाम था मरीच, मरते समय चीखा, हे राम, मरते समय चीखा। क्या चीखा, लक्ष्मण बचाओ बोल के चीखा, इसलिए मरी चीखा, मरते समय चीखा, मरी चीखा। वो गलत है ना, इसका रियल वो राक्षस नाम मरीच था, इसलिए मरीचिका हुआ। अच्छा, अब इस सवाल है, हमको ये धोखा क्यों होता है रेगिस्तान में, धोखा क्यों होता है। तो इधर देखो ना, ये होता क्या, रेगिस्तान में गर्मी पड़ता है तो नीचे के वायु गर्म होकर ऊपर चले जाता है। रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ता है तो नीचे के वायु गर्म होके ऊपर,
तो नीचे में वायु कम होता है, तो नीचे में वायु कम होता है तो विरल हो जाता है, ये नीचे विरल हो गया। हाँ, लेकिन वायु ऊपर गया तो वायु क्या हो गया है, सघन। अब ये प्रकाश किरण आया, अब सघन से कहा जाएगा, विरल। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहां से प्रेक्षक मतलब राहगीर देख रहा है, तो उसको प्रकाश हमेशा सीधी मार्ग में दिखाई देता है, तो उसको पीछे ले जाता है। अब पीछे ले जाता है तो ये पेड़ का प्रतिबिंब उसको यहाँ बनता दिखाई देता है, उसको सीधी ले जाता है ना, ये तो पेड़ का प्रतिबिंब उसको यहाँ बनते हुए दिखाई देता है। मतलब पेड़ का प्रतिबिंब नीचे दिखता है, पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे हमेशा तालाब में पेड़ का प्रतिबिंब दिखता है, तो उसको लगता है पेड़ के नीचे तालाब है। जब वहां जाता है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना है। 2 शर्त मांगता है वो, प्रकाश सघन से विरल जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तभी एक घटना होता है। अच्छा, ये मृग तृष्णा हो गया। एक और घटना बता रहे हैं, हीरे चमकता है क्यों, हीरा चमकता है क्यों, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन, हीरा चमकता है क्यों। तो देख, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा 2.42, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा बोल रहा हूं, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा 2.42, और इसका क्रांतिक कोण सबसे कम, क्रांतिक कोण सबसे कम 24 अंश। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा 2.42, क्रांतिक कोण सबसे कम 24 अंश होता है। तो इसका नाम, जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करती है, हीरा इससे बना रहा हूं ना, हीरा जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करते हैं तो क्रांतिक कोण सबसे कम है, इसलिए कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्रांतिक कोण सब कम है इसलिए हर हीरे के अंदर तो घुस जाता है, और कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद देख, वो कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है, प्रकाश एक बार घुस जाता है, उसके बाद प्रकाश वहां फंस जाता है, उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहते हैं, इसलिए हीरा क्या होता है, चमकता है। तो तुम लोग को आएगा तो ये लिखना, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है, जिससे इसका क्रांतिक कोण सबसे कम 24 अंश होता है। जब प्रकाश किरण हीरे के अंदर प्रवेश करता है तो क्रांतिक कोण सबसे कम होने के कारण इसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो प्रकाश तो हीरे के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हीरे में प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो हीरा चमकता है। क्योंकि जहां भी प्रकाश होता है वो चमकता है, जैसे बल्ब प्रकाश देता है, चमकता है, ठीक है, हीरा चमकता है। अच्छा, एक और सुनो, मैं एक और घटना बता दे रहा हूं, पानी के अंदर वायु का बुलबुला चमकता है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला चमकता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देख, ये कांच का गिलास है, ये वायु का बुलबुला यहां से तुम देख रहे हो, ये प्रकाश आया, प्रकाश, इसके बाद पानी सघन माध्यम है और वायु विरल। देखो, वायु का बुलबुला है तो अंदर वायु भरा है, और ये कौन भरा है, पानी, तो प्रकाश सघन से कहा जा रहा है, विरल, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो तुमको लग रहा है कि प्रकाश देख आया इधर से लेकिन जा इधर है, तो लगता है कि बुलबुले से आ रहा है, और मैं बोला भाई जहां से प्रकाश आए वो चमकता है, तो तुमको क्या लग रहा है, प्रकाश बुलबुले से आ रहा है, इसलिए बुलबुला चमकता है। ठीक है, ये तुम्हारा आईएमपी क्वेश्चन थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन थे। यहाँ जो क्वेश्चन थे परावर्तन से रिलेटेड थे, यहाँ पर अपवर्तन का उदाहरण था, यहाँ पर अपवर्तन का उदाहरण था, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी पूर्ण आंतरिक। ये क्वेश्चन ढूंढ रहा था आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ये भी क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्क्रीनशॉट ले लेना, 12वीं के बच्चे या 10वीं के बच्चे हो, 2-3 बार वीडियो देखो, कहानी टाइप के सुनो। ये अच्छा लगा, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।